नमस्कार, आदाब, मैं सुशील। दोस्तों, आज देश के सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट में अलग-अलग मामलों पर सुनवाइयाँ हुई, बहस हुई और फैसले भी आए। लेकिन इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुनवाई और हाई कोर्ट के फैसले सुनवाई की बात करें, उससे पहले देश के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के लिए कसीदे पढ़े, वो भी लंदन में जाकर पढ़े। कसीदे में उन्होंने क्या कहा, चलिए पहले ये सुनते हैं, फिर फैसले और सुनवाइयों की बात करेंगे। जगदीप धनखड़ ने चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के लिए इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्यायपालिका के लिए जो शब्द कहे, जो उनके अल्फाज थे, वो है इस प्रकार है। आपके पास भारत की तरह न्यायपालिका कहाँ शामिल है। उन्होंने लंदन में जाकर जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि भारत की जो जुडिशरी है, वैसा जुडिशरी आपके पास कहाँ है। इस समय भारत के पास मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे प्रबुद्ध आत्माओं में एक हैं चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। एक व्यक्ति जो टेबल पर विशाल अनुभव, प्रतिबद्धता, जुनून, मिशन लाता है, गजब का टैलेंटेड है हमारा चीफ जस्टिस। लेकिन आदेश देखिए, एक साधारण आदमी को राहत देने में उन्हें देर नहीं लगती। आगे उन्होंने जो कहा, भारत में अब हमारे पास एक इकोसिस्टम है। आप कोई भी हो सकते हैं, आप कानून के प्रति जवाबदेह हैं, कोई भी कानून की पहुंच से बाहर नहीं है और किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास एक मजबूत जुडिशियल सिस्टम है, एक मजबूत न्यायिक प्रणाली है। और फिलहाल उस न्यायिक प्रणाली का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जो रीढ़ की हड्डी, नैतिक और औचित्य के लहजे से इसके योग्य है। अब हम फैसले की बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रहा था और सुनवाई करते करते सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि मौजूदा जो सरकार है, जो याचिकाएं आती है, उसमें 40% जो विरोध दर्ज कराती है मौजूदा सरकार, वो बिल्कुल निरर्थक है, गैर सार्थक है। बिना किसी तर्क के वो उस विवाद को और आगे बढ़ाती है। यह सुप्रीम कोर्ट की जजों का ऑब्जर्वेशन है। भारत की केंद्रीय सरकार यानी मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता जो चल रही है, और उपराष्ट्रपति क्या कह रहे हैं कि चीफ हमारे यहाँ एक गजब का टैलेंटेड व्यक्ति है टैलेंटेड है, रीढ़ उसके पास है, रीढ़ की हड्डी है उसके पास। आज की तारीख में जहाँ संसद बिल्कुल खामोश हो गई है, मतलब संसद के पास कोई रीढ़ की हड्डी नहीं रही, जहाँ संसद में आपके सवाल नहीं उठाए जाते, संसद को डाइवर्ट कर दिया जाता है, हिंदू मुसलमान अलग अलग तरीके से डाइवर्ट किया जाता है, सत्ता करती है ताकि आपके सवाल वहाँ पे उठाए ही न जाए। पानी बिजली के सवाल, आपकी ज़िंदगी के बेहतरी के सवाल नहीं उठाए जाए। ये सारी बहस अब सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। जो बहस संसद में होनी चाहिए थी, वो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। इसलिए आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले, हर सुनवाइयाँ हमारे और आपके लिहाज से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम मद्रास हाई कोर्ट की तरफ रुख करें। मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें तमिलनाडु बार काउंसिल के वकीलों से अपील किया कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आप अपने दफ्तर में बुला के लोगों की शादी करवाते हैं जो गैर कानूनी है। आप अपने दफ्तर को मैरिज ब्यूरो बना दिए हैं। सरकार के पास, तमिलनाडु सरकार के पास आप शारीरिक तौर पर फिजिकली प्रेजेंट होना होता है। लड़के और लड़की को, मेल और फीमेल को शादी के लिए प्रेजेंट होना होता है, और तब ये जाकर शादी वैध होती है। तमिलनाडु हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी शादी वैध नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर आप करते हैं, कोई वकील अपने दफ्तर में ऐसी शादियां करवाता है या ऐसा कोई सर्टिफिकेट देता है, तो ये गैर कानूनी हो।
आपको बताते चले कि तमिलनाडु हमेशा एक सेल्फ रेस्पेक्ट, मतलब स्वाभिमान आप उसको कह सकते हैं, आत्मसम्मान कह सकते हैं हिंदी में, वहाँ पे एक आत्मसम्मान आंदोलन हमेशा से चलता आया। और 1968 में तमिलनाडु सरकार ने स्वाभिमान विवाहों को वैध बताया। मतलब दो लोग, मेल और फीमेल, आपस में रजामंदी करके वो शादी कर लेते हैं और सरकार को बता देते हैं, उतना ही काफ़ी है, उनकी शादी वैध मानी जाएगी, क्योंकि ब्राह्मणिकल सिस्टम से वो शादी नहीं करना चाहते। आपको पता है कि तमिलनाडु देश का वैसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा दलित जातियाँ रहती है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि स्वाभिमान विवाह कानून के तहत जो तमिलनाडु सरकार ने पारित किया था, उसके तहत भी अगर शादी होती है तो वो भी, उसको भी पंजीकृत कराना होगा, रजिस्टर्ड कराना होगा, तब वो शादी वैध होगा। अब हम चले मणिपुर की तरफ। मणिपुर में हिंसा भड़की है और मणिपुर में हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पिटीशन इस बात की, याचिका इस बात की डाली गई थी कि वहाँ हजारों की संख्या में लोग शहर छोड़कर, इम्फाल छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि हिंसा भड़की हुई है। मंदिर, चर्च दोनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, शेल्टर उनको मिल नहीं पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज उसी याचिका की सुनवाई थी। हालांकि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि मणिपुर में सारी स्थिति बहुत सामान्य है, 2 दिन से कोई हिंसा की वारदात नहीं हुई, लेकिन वहाँ अभी भी हिंसा जारी है। आखिर हिंसा की वजह क्या है? हिंसा की वजह फिर हम आपको याद दिलाएंगे कि मणिपुर का वह हाई कोर्ट तो नहीं जो गुजरात हाई कोर्ट की तरह व्यवहार कर रहा है। मतलब अगर न्यायपालिका सत्ता के साथ खड़ी नजर आए या सत्ता के लिए काम करने लगे, जनता की आवाज़ या जनता को इंसाफ न मिले, तो एक माहौल बनता है सरकार के खिलाफ। वहाँ चुनी हुई सत्ता है। आखिर वहाँ के हाई कोर्ट ने ऐसा कौन सा आदेश दे दिया जिसके खिलाफ वहाँ प्रदर्शन हुए और हिंसा हुई? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी समुदाय को आरक्षण दे या न दे। मणिपुर के हाई कोर्ट ने कहा कि मेईतेई एक ट्राइब है जो बहुसंख्यक है, 44%। जब मणिपुर का विलय भारत के साथ 1949 में हुआ था, तो उसे एक ट्राइब के रूप में मान्यता मिली थी, मैतेई जो ट्राइब है। 1951 में उसकी जनसंख्या 59% थी और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उसकी संख्या 44% हुई है। आपको बताएं कि मणिपुर विधानसभा में 60 MLA बैठते हैं, जिसमें 40 ऐसे विधायक हैं जो मेईतेई ट्राइब जो है उससे हैं। और मेईतेई ट्राइब जो है, जो अपने आप को आदिवासी कहता है, इन्होंने याचिका लगाई थी कि मेरे कल्चर को नुकसान हो रहा है। अब बहुसंख्यक आप सोचिए कि जाकर कोर्ट में याचिका लगाने लगे कि हमारे संस्कृति की रक्षा नहीं हो रही है, हमारे भाषा की रक्षा नहीं हो रही है, इसलिए आप हमें आरक्षण दीजिए, हम ही अनुसूचित जनजाति में का दर्जा दीजिए। 44% जनता मेईतेई ट्राइब की है, बहुसंख्यक है। वो जाके कोर्ट में, और कोर्ट क्या कह रहा है? सरकार को आदेश दे रहा है कि आप मेईतेई ट्राइब को की आरक्षण की व्यवस्था कीजिए। हाई कोर्ट कैसे तय कर सकता है? ये तो वहाँ की विधायिका का काम था। विधायिका ने सोचा मैं करूँगा तो राज्य में हिंसा भड़केगी, इसको हाई कोर्ट के जरिए कराते हैं, और हाई कोर्ट ने वैसा ही फैसला किया। परिणाम क्या हुआ? 44% आबादी मेईतेई ट्राइब की है, बाकी दूसरे जनजातियों की जो 34 जनजाति हैं। मेईतेई को आप अलग करें तो 34 जनजातियाँ जो पहाड़ों पे रहती है। मेईतेई ट्राइब का कहना था कि ये शहरों में आके ज़मीन खरीद रहे हैं, इसलिए हमें आरक्षण दी जाए। ये कोई आरक्षण का आधार होता है? भारत के संविधान में आरक्षण का आधार क्या बताया गया है? सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक शोषण जिसका हुआ है उसको आरक्षण दिया जाएगा मुख्य धारा में लाने के लिए। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? वहीं आप
जो अलग से 34 जनजाति है, मेइतेई को अलग कर दीजिए, वो कह रहे हैं कि मेरे पहाड़ों पे कब्जा किया जा रहा है, और उनकी बात सही लगती है, क्योंकि उनका कहना है कि पहाड़ों में इन्हें खनिज मिला है, मिनरल्स मिले हैं, और उस पर अधिकार करना चाहते हैं, इसलिए आरक्षण चाहते हैं। और उस 56% जो दूसरे आदिवासी समूह हैं, उनको पहले से आरक्षण मिला हुआ है। वो ईसाई मजहब को मानते हैं, कुकी जनजाति, वो ईसाई मजहब को मानते हैं। उन लोगों ने एक मार्च निकाला था कि ये गलत कर रहा है हाईकोर्ट। मेइतेई को आप कैसे दे सकते हैं? मेइतेई हिंदू धर्म से उसका वास्ता है, और जब उन्होंने मार्च निकाला जो 34 ट्राइब है, तो जो मेइतेई है इन्होंने उस पर हमला किया, और राज्य की हालत हमारे और आपसे छुपी नहीं है। जिसके 40 MLA मेइतेई ट्राइब से हो, 60 MLA में से 40 MLA मेइतेई ट्राइब को, वो कह रहा है मुझे आरक्षण दीजिए, और हाईकोर्ट कह रही है कि ठीक है, तुमको आरक्षण देने का आदेश देते हैं। ऐसा कभी हुआ है भारत के संविधान में, भारत की न्यायपालिका में, कि वो कहेगा कि फलाने को आप दीजिए? फिर विधानसभा का क्या मतलब रह जाएगा? इस वजह से वहाँ हिंसा बढ़ गई, और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कहा कि हमने सारी व्यवस्था की है, कोई हिंसा की वारदात नहीं हो रही है। जबकि ये सोशल मीडिया पे आप देखिए, भले गोदी मीडिया आपको नहीं बता पाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पे आप देखिए तो वो तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है, कैसे लोग इम्फाल छोड़ के भाग रहे हैं, चर्च और मंदिर हिंसा की चपेट में आ रहे हैं। मसला फिर वही आ गया है। बहुसंख्यक आबादी कह रहा है हम असुरक्षित हैं, हमें आरक्षण दो, और अल्पसंख्यक कह रहा है कि मेरा आरक्षण छिन जाएगा, मेरे संसाधन कम हो जाएंगे। झगड़ा यहाँ पे है, कहीं अंबानी की एंट्री तो नहीं हुई है? क्योंकि कुकियों का कहना है, जो दूसरे आदिवासी समूह है, कि हमारे पहाड़ों में खनिज संपदा मिली है, और उस पर कोई एक बिजनेसमैन अधिकार पाना चाहता है। तो जब तक हिंसा भड़केगी नहीं, तब तक कानून, उसके बाद कानून अपना काम करेगा। बेदखल किए जाएंगे पहाड़ों से कुकीज, दूसरे आदिवासी समूह किए जा रहे थे, तभी ये हिंसा अचानक नहीं भड़की है। इसकी पृष्ठभूमि पिछले 3-4 महीने से चल रही थी, जब राज्य सरकार, वहाँ की राज्य सरकार दूसरे आदिवासी समूहों को निकालना चालू की, बेदखल करना चालू की पहाड़ों से, तब ये गुस्सा भड़का है। खैर, इस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वहाँ स्थिति नियंत्रण में बनाए रखिए। केंद्र सरकार ने कहा कि मणिपुरी भाषा बोलने वाले एक चीफ सेक्रेटरी, आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी है, उनको मैंने चीफ सेक्रेटरी बना के भेजा है। लगभग 52 कंपनियों को डिप्लाई किया है सिक्योरिटी फोर्सेज को। सोचिए, एक राज्य में हिंसा भड़क रही है, राज्य का मुख्यमंत्री अपनी जनता से बात नहीं कर रहा है, देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चुनावी प्रचार सभा में कर्नाटक में है, और वो दावा करता है कि हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए हमेशा खड़े हैं। जहाँ जनता हिंसा पे उतारू हो जाए, तो जनता से आप बात करेंगे कि शूट एंड स्ट्राइक का ऑर्डर देंगे? हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है और चाइना के आर्मी चीफ हैं, दोनों की मुलाकात भी हुई थी। पूर्वोत्तर का राज्य है, लेकिन कोई बातचीत करने को राजी नहीं है। एक ऑफिसर भेजकर आप सोच रहे हैं कि सारा काम हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के एक मुकदमे की सुनवाई हुई। मुकदमा यह था कि तमिलनाडु सरकार ने 36 एंटी लैंड ग्रैबिंग सेल का गठन किया था 2011 में, जिसमें राज्य पुलिस मुख्यालय, 7 कमिश्नरेट ऑफिस, 28 जिलों में एक सेल का गठन किया गया था। ये एंटी लैंड ग्रैबिंग से स्पेशल सेल क्या है? यह सेल है जो लैंड ग्रैब लोग कर रहे हैं। पुलिस को यह काम दिया गया था कि उस लैंड ग्रैबिंग को, उस भूमि पे जो अवैध रूप से कब्जा है, उसको आप छुड़ाएंगे। वैसा सेल बनाया गया था। कब? 2011 में। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीबी नागरत्ना ने कहा कि पुलिस को यह अधिकार कैसे मिल सकता है कि किसने कब्जा किया नहीं किया, यह तो न्यायालय तय करेगा। पुलिस को मनमाना अधिकार नहीं दिया जा सकता है। और यह लैंड ग्रैबिंग सेल, एंटी लैंड ग्रैबिंग सेल, तमिलनाडु सरकार का जो था उसे अवैध करार दिया गया। का भूमि कब्जे से छुड़ाना पुलिस का काम है। भूमि अवैध कब्जा किसने किया नहीं किया, यह तय करना कोर्ट का काम है। पुलिस कोर्ट का काम नहीं कर सकती है।
आपको पता है कि हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। हर मुकदमे की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि जज और वकीलों के बीच बहस होती है। उसी पे एक सेमिनार था, इसी मुद्दे पे था कि लाइव स्ट्रीमिंग को में क्या दिखाया जाना चाहिए, जनता को क्या नहीं दिखाया जाना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ एक सेमिनार में शिरकत कर रहे थे और शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट तिलक मार्ग का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, यह भारत के लिए है। इसी तरह प्रत्येक हाई कोर्ट न केवल राज्य की महानगरीय राजधानी के लिए हाई कोर्ट है, वह उस राज्य के लिए हाई कोर्ट है। लाइव स्ट्रीमिंग अदालती कार्रवाई को नियंत्रित करने और निगरानी करने की आवश्यकता के बारे में उन्होंने कहा कि हमने एक क्लिप देखा, वीडियो क्लिप, जिसमें पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश की क्लिप है, जिसमें न्यायाधीश IAS अधिकारी से पूछती है वह क्यों नहीं है उचित कपड़े पहने, और गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश वकील से पूछ रहे हैं कि वह अपने मामले के लिए तैयार क्यों नहीं हुए हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें चल रही हैं जिसे हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह गंभीर चीज़ें हैं और अदालतों में जो होता है वह बेहद गंभीर मामला है। मतलब उन्होंने हाई कोर्ट के जजों को कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आप जो कमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उस पर सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जनता में जाती है और आपसे तय होता है। आपके ऑब्जर्वेशन और आपके कमेंट से जुडिशरी का इमेज तय होता है। तो इस बात को लेकर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने विचार को साझा किया। अब चलते हैं दिल्ली हाई कोर्ट। आपको पता है कि 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, नागरिकता कानून का विरोध हुआ था। उसके बाद दिल्ली में एक साजिशन दंगे हुए थे। मतलब एक जनता का दंगा नहीं था। जब साजिशन कहते हैं तो जनता का ये दंगा नहीं था, जनता नहीं लड़ी थी। एक पॉलिटिकल प्रोग्राम था जिसमें बाहर से कुछ लोग गए और उन्होंने दंगा कर दिया और फिर बाद में जनता शामिल हो गई। इसको कहते हैं पॉलिटिकल प्रोग्राम। राइट्स इसको नहीं कह सकते हैं। ये प्रोग्राम मतलब डिजाइन कोई और कर रहा था। मसलन मानिए कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, हमारे मोहल्ले में कोई दंगा नहीं, बाहर से कुछ लोग आएंगे और आपको उस वातावरण में ले जाकर रख देंगे जहाँ पे आप और हम लड़ने लगेंगे। हमारे बीच कोई मुद्दे नहीं है। तो पॉलिटिकल प्रोग्राम जो दिल्ली में 2020 में किया गया था, उसमें एक वीडियो क्लिप आपने देखा होगा कि 5 लड़के को पुलिस वाले जबरन वंदे मातरम गवा रहे थे और उसमें फैजान की जान चली गई थी, पुलिस कस्टडी में जान गई थी। उसी मामले की सुनवाई चल रही है। आपको यह भी बताया, उस मामले की सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने जब पूछा वह पुलिस वाला कौन है, दिल्ली पुलिस कही हमें पता नहीं, हम पता कर रहे हैं कौन है। और हम कैसे पता कर रहे हैं? कोर्ट ने पूछा आप कैसे पता कर रहे हो? बोला हमने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है, वह पुलिस वाले को पकड़ के लाए जिसने फैजान की पिटाई की थी। अब बताइए, दिल्ली पुलिस कह रही है अपने ऊपर ही 1 लाख का इनाम रख रही है। गजब की पुलिस तंत्र है। ऐसा पुलिस तंत्र आपने देखा है क्या कभी? और जबरन कोई वंदे मातरम गाने के लिए कह देगा, क्यों को मतलब जबरन कोई क्यों गाएगा? खैर गवाया गया, फैजान की मौत हुई। उसमें एक चश्मदीद वसीम है, आप हमारे चैनल पे देखिएगा, हमने स्टोरी की थी, वसीम से बात भी की थी। बड़ा निडर बच्चा है, वो इस मामले की चश्मदीद है। जहाँ फैजान की जिस रूप में मौत हुई थी उसने उसको देखा था। पुलिस ने कहा वो कुछ बोलता नहीं है। वसीम के वकील ने इस केस में मोहम्मद प्राचा और वृंदा ग्रोवर पीड़ित परिवारों की तरफ से बहस कर रही थी। एडवोकेट मोहम्मद प्राचा ने कहा वसीम मजिस्ट्रेट के सामने 164 नियम के तहत बयान दर्ज कराने के लिए तैयार है। आप समझिए, मजिस्ट्रेट के पास आप जाते हैं, एक रूल 164 के तहत आप दर्ज कराते हैं तो बयान माना जाता है आपका अपना बयान। उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है, उसमें कोई पुलिस का प्रेशर नहीं होता है। मजिस्ट्रेट एक कमरे में आपसे बातचीत करता है, उसको लिखते जाता है और अब तो रिकॉर्डिंग भी होती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि मोहम्मद वसीम का बयान
164 के तहत आप दर्ज कराइए। देखिए इस केस में होता क्या है, लेकिन एक बहस है, बहस तो होती रहनी चाहिए, खामोश तो होना नहीं चाहिए। आज 2023 है और 2020 में यह घटना हुई थी। आप सोचिए 3 साल में दिल्ली पुलिस उस पुलिस वाले को पहचान नहीं पाई जो उसके दिल्ली पुलिस में काम किया, और जो दिल्ली पुलिस के में काम करता है और जिसने फैजान की जान दी। आज ईडी पे भी सुनवाई हुई। ईडी मतलब संजय मिश्रा। ईडी मतलब कोई एजेंसी तो है, लेकिन अधिकारी या प्रधानमंत्री जब संविधान से ऊपर हो जाए तो आप उसी को मान लीजिए वही संस्था है। तो संजय मिश्रा अपने आप में एक संस्था है। ईडी के डायरेक्टर के तौर पे उनका नाम तो है, लेकिन उनका नाम, उनका ओहदा वो इतना बड़ा है कि वो संजय मिश्रा है। लोग ईडी का नाम ईडी नहीं बोलते हैं, संजय मिश्रा कहते हैं। ईडी दफ्तर का दूसरा नाम है संजय मिश्रा। संजय मिश्रा को तीसरी बार फिर से सेवा विस्तार दिया गया है। कहा गया है एक इंटरनेशनल कमेटी हमने बनाया है, आतंकवाद को कैसे काबू में रखना है, कंट्रोल करना है, मिटाना है। उस कमेटी के वो मेंबर है। अगर उनको हटा देंगे तो कमेटी काम नहीं कर पाएगी, ये केंद्र सरकार का कहना था। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने कहा कि ईडी के सेवा विस्तार के खिलाफ जिन लोगों ने याचिका लगाई है, आपको मैं बताऊं कि याचिका लगाने में कांग्रेस लीडर जया ठाकुर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले, इन 4 लोगों ने याचिका लगाई कि ईडी जो है वो राजनीतिक बदले की भावना से काम करता है। बात भी सही है। अभी तक किसी बीजेपी नेता का आपने देखा है या सत्ता से जुड़े लोगों के यहाँ छापा पड़ते हुए, उनको बुलाते हुए? उसी पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। सुनवाई जो बेंच कर रही थी उसमें जस्टिस BR गवई थे, विक्रम नाथ थे और संजय करोल थे। तीनों जजों ने कहा कि आप एक बात बताओ, हजारों हजार की संख्या में IAS हैं, IFS हैं, IPS हैं, IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आपको संजय मिश्रा के अलावा कोई मिल ही नहीं रहा है 2018 से। 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी, तब से ईडी काम कर रहा है ना, लोगों को पकड़ के अंदर करना वगैरह वगैरह। कन्विक्शन रेट क्या है ईडी का? ईडी जो मुकदमा दर्ज करती है उसमें दोषी कितने पाए जाते हैं, इस पर अगर बहस होने लगे तो ईडी को आप कहेंगे कि ये कोई काम की संस्था ही नहीं है। हालांकि अपने तौर पे कहते रहते हैं कि हमारा ट्रायल रेट है, चल रहा है। अब ये कहते हैं कि देखिए एक केस की सुनवाई हमने की और एक में सफलता मान ले ली, तो इसी को आप 100% आप मान लीजिए कि हम सक्सेस हुए, क्योंकि बाकी का हम ट्रायल नहीं कर रहे हैं, एक केस का कर रहे हैं, उसमें सफलता मिल गई। अब ये सोच सकते हैं, हम और आप एग्जाम देने जाते हैं तो 10 सवाल आते हैं, 10 सवाल में से 10 सवाल के जवाब देते हैं, उसके आधार पर मार्क्स मिलता है। ये कहते हैं संजय मिश्रा ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर संजय मिश्रा कहते हैं कि हम एक केस की सुनवाई किए, उसमें फैसला आ गया तो हमारी सफलता है। इनके पास लगभग 5,000 केस है, लगभग 5,000 केस है। कितने लोग दोषी साबित हुए ये नहीं बताएंगे, ट्रायल कितने का चल रहा है ये भी नहीं बताएंगे। सरकार के लिए तो ये नगीना है, तभी तो इनको सेवा विस्तार दिया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2021 में, हमने ऑलरेडी कहा है कि बहुत जरूरी हो, एक्सेप्शनल असाधारण स्थिति हो, तब आप कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए आप सेवा विस्तार दे सकते हैं। लेकिन आप संजय मिश्रा का तो एक्सटेंशन आप देते ही जा रहे हैं। जस्टिस गवई ने कहा मुझे तो पहली नज़र में ये गलत लग रहा है, ये गलत है। फैसला रिजर्व रख लिया गया, देखिए फैसला क्या आता है। हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट सुबह एक महत्वपूर्ण याचिका की सुनवाई की। आपको पता है कि मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, वो अभी तमिलनाडु जेल में बंद है। तमिलनाडु में 3 मुकदमे दर्ज हैं और बिहार में 3 मुकदमे दर्ज हैं। उसने फर्जी वीडियो बनाया था कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई हो रही है, स्क्रिप्टेड वीडियो था, और उसकी वजह से तमिलनाडु में जो 10 लाख बाहर के मजदूर काम करते हैं वो भागना चालू किए थे, अफरा तफरी का माहौल हो गया था। मतलब एक राज्य दूसरे राज्य से टकराने की स्थिति में आ गया था। बिहार सरकार ने कार्रवाई की,
मनीष कश्यप को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया। फिर वो तमिलनाडु में, चूंकि मुकदमे दर्ज थे, तमिलनाडु गया भी था, इसलिए वहाँ मुकदमे दर्ज थे। ऐसा नहीं कि बिहार से उठा कर ले जाए, क्योंकि वहाँ पहले से मुकदमे दर्ज है इसके खिलाफ। वहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट इस पर लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। 3 FIR दर्ज है। तमिलनाडु पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम किसी भी हालत में NSA रद्द नहीं करेंगे और न FIR रद्द करेंगे। मनीष कश्यप की याचिका इस बात के लिए लगी थी कि सारे FIR को एक साथ करके बिहार ट्रांसफ़र कर दिया जाए और NSA को हटा दिया जाए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम बिल्कुल इच्छुक नहीं हैं आपके मामले की सुनवाई करने के लिए। क्यों नहीं इच्छुक हैं? उस पर उन्होंने कहा कि कश्यप ने जानबूझकर फर्जी वीडियो बनाया और तमिलनाडु जैसे स्थिर राज्य में अशांति फैलाने का काम किया, उसको प्रसारित किया। उन्होंने नकली वीडियो बनाए हैं और प्रसारित उसको किया गया। और आपके पास स्थिर राज्य है, आप कुछ भी साझा करते हैं, आप उन राज्यों में अशांति फैला रहे हैं। हम आपको कोई राहत नहीं दे रहे हैं। हम इतना ही राहत दे सकते हैं कि आप हाई कोर्ट चले जाइए। याचिका को निरस्त नहीं किया, डिसमिस नहीं किया। स्वतंत्रता, वो इतनी ही आज़ादी मिली कि आप हाई कोर्ट चले जाइए। हो सकता है वह हाई कोर्ट उसकी सुनवाई करे, हाई कोर्ट से राहत मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।